वो शिया और सुन्नी की जंग कैसे हो सकती नहीं है? मौलाना असलम रिजवी जी, मेरा सवाल ये कि इन्होंने प्रेशर क्यों बनाया होगा? या प्रेशर इन्होंने इसलिए बनाया है कि इनको खतरा जो है ईरान से है। ईरान से खतरा इस बात का है कि ईरान जिस तरह से ईमानदारी के साथ हुकूमत कर रहा था और अपनी पब्लिक को लेकर, एक बात मैं ये भी कह दूं कि पूरी दुनिया में एक नरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ईरान में इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब ये इलेक्शन के जरिए से जो है राष्ट्रपति बने हैं। वहाँ पे कारपोरेशन का इलेक्शन होता है, वहाँ पे सारे इलेक्शन है, मजलिस खबरगान का इलेक्शन होता है। तो ईरान में डेमोक्रेसी है, ये भी लोगों को ताज्जुब वाली बात होती है, क्योंकि मीडिया ने ईरान के खिलाफ इतना जहर उगला है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। कि आम ख्याल ये है कि वहाँ पर लोग जो है जुल्म का शिकार हो रहे हैं और औरतें जो हैं बहुत जुल्म का शिकार हो रही हैं इस वक्त। अगर आप कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा ईरान में जो सड़कों पे जो आपको लोग दिख रहे हैं उसमें औरतें ज्यादा हैं। यानी औरतें ईरान से मोहब्बत करती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से। वो जो आप वीडियोज आप लोगों ने देखा होगा, वो 10 से 15% लड़कियां खास तौर से कॉलेज की हैं जो आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ बोल रही हैं। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं बहुत मोहब्बत के साथ, और बहुत अच्छा ये जो पैनल है इनके सामने मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो है ईरान में एक और क्रांति मौलाना आ गई असलम है, एक रिजवी जी, क्रांति। मौलाना बस मैं असलम खत्म कर रहा हूं रिजवी जी, इसको। सुनिए सुनिए। हमने ना कल एक वीडियो चलवाया भी था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक लंबे वक्त से वायरल भी हो रहा था, जब से ये खबर सामने आई थी कि आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं रहे, महिलाएं ही सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, आजादी का जश्न मना रही हैं। विक्रम गोस्वामी जी, वो भी तो एक सच है, उसे भी तो स्वीकार किया जाना चाहिए। और जब बात यह आती है कि ईरान के अंदर किस तरीके से स्वतंत्रता थी, तो सिर्फ और सिर्फ ये याद आता है कि वहां कौन सा कानून लागू था, कितने साल में बच्चियों की शादी की जाती थी, और किस तरीके से, या आप मोहम्मद बिन सलमान का नाम चाहे एप्स्टीन से जोड़ दीजिए या किसी और चीज से जोड़ दीजिए, लेकिन यह भी एक सच है कि उन्होंने जो पिछली लड़ाई थी उसे बाकायदा याद रखा और इस युद्ध में घसीटा है। तब जाकर के उन्होंने ये दबाव, ये प्रेशर बनाया है अमेरिका के ऊपर कि ये सही वक्त है ईरान पर हमला करने का, और करवाया भी है, जैसा देखिए होता क्या है, वॉशिंगटन पोस्ट में कहा अभी गया। इस हाँ, पूरी डिबेट को हाँ, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स के इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास किया गया, जो कि आज विषय जो था हम उस विषय से भटक गए, उस विषय पर बात ही नहीं कर रहे कि ये लड़ाई जो है उसका मूल कारण क्या है और क्यों ये लड़ाई हो रही है, और किस तरीके से आज ये अलग अलग जो मुस्लिम देश हैं वहां पर मिसाइल दागी जा रही हैं, और ये सच्चाई भी है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। अब ये कह देना कि वहां अमेरिकन एयरबेस थे, वहां पर केवल मिसाइल दागी गई हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, और एक बार प्रयास कीजिए अमेरिकन अखबारों को पढ़ने का और जो विदेशी मीडिया उसको पढ़ने का, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अन्य देशों में, जो मुस्लिम देश हैं, मिडिल ईस्ट में आग लग रही है। और ये आग लगाने का काम कौन कर रहा है? इनकी खुद की सोच आज इनको झुलसाने का काम कर रही है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगी हुई है, पूरा मिडिल ईस्ट झुलस गया है, और मिडिल ईस्ट झुलसा है अपनी ही कृत्यों की वजह से, अपने ही कामों की वजह से। छोटी छोटी सी दो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। जिस तरीके से खोकर जी ने भी कहा था, खोकर जी ने कहा कि अगर कोई भाई अपने भाई से दूर हो जाता है तो उसमें दो चमाट लगाकर उसको साथ लाना चाहिए। तो ऐसी नौबत क्यों आई कि आपका भाई आपके खिलाफ खड़ा हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, इसलिए आपने अपने भाई को अपने से दूर किया, और उसके साथ लाने के लिए उसके देश में आप मिसाइल दाग रहे हैं। इसका मतलब आपसे गलतियां हुई हैं, आप स्वीकारिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से, क्योंकि आप में से शायद कितने लोग ईरान गए हैं, कितने लोग नहीं गए हैं, कितने लोगों को वहां की वास्तविकता पता है। अधिकांश लोगों को जो भारत में रहते हैं उन लोगों को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियोस वायरल हुए थे, जिन वीडियो में महिलाएं रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही थी। जब खामनेई जी की मृत्यु हुई उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी वहां की महिलाओं में थी। यहां मेरे भारत के अंदर, मेरे देश के अंदर अगर विरोध प्रदर्शन होता है, आपको दुख है, आप अपना दुख मनाइए। यातायात को दूषित करने का काम, यातायात को रोकने का काम, सरकारी संपत्तियों को जलाने का काम भारत के अंदर होता है। ये कितना सही है, इस पर भी ऐसे मौलवी और मौलानाओं को जो बैठकर यहां ज्ञान बांट रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए कि भारत में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से यातायात को रोकने के लिए रोडों पर जाम लगाया जा रहा है, वो भी गलत है। जिस तरीके से भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है,
वो भी गलत है। आपका दुख हो सकता है, अपना दुख मनाइए, अपने घर में रहिए। ठीक। ये देश संविधान से फाजिल अहमद जी, चलता है, आपकी बात इस पर देश को जवाब देना संविधान से चाहेगा? चलना चाहिए। देखिए, ये वो बात लोग कह रहे हैं जो बीजेपी ने 3 महीना पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, 4 महीना जम्मू कश्मीर हाईवे को जाम करके रखा, एक दूध की बोतल तक नहीं पहुंच पाई जम्मू कश्मीर के अंदर। ये वो लोग बोल रहे हैं ये बात जो हर हफ्ते भारत बंद करते बोल रहे हैं, ये थे, वही जो लोग हर बोल रहे हैं जब 70 साल से मैं 370 देखता हूं, धारा हटाई गई तब खामनेई साहब के कई बयान आए। ये वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को झुलसाने का काम किया, जिसने कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को झुलसाने का और उनको उनके घर से भगाने का काम किया। ये वही लोग बोल रहे हैं, ये वही लोग बोल रहे वही हैं। लोग हैं जो अभी देखिए, अभी बजरंग दल ने इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी। ये वो लोग हैं, अपने हिंदू भाई की हत्या कर दी। ये वो लोग हैं जो हिंदू को नहीं छोड़ रहे। अभी होली के दिन कैसा कैसा वीडियो वायरल हुआ और किन किन लोगों ने थाने में शिकायत किया। होली के दिन हमने देखी है बहुत सारी वीडियो, आप जैसी मानसिकता के लोगों की बहुत सारी वीडियो हमने देखी हैं, जो कि प्रदर्शन जिस तरीके से आप हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं, ये नहीं चलेगा। अब देश का हिंदू जाग चुका है। अब सच्चाई का आईना दिखा दिए तो विचलित हो गए। थोड़ा धैर्य नहीं, रखिए, विचलित क्यों सुन होंगे? लीजिए। सच को सच बोलने का नहीं, थोड़ा हम सुन में लीजिए, शायद आप बोल नहीं पाएंगे। थोड़ा सुनिए ना। आपको सच बोलने से अरे डर भाई लगता है। सुनिए ना, अभी तो आप जिन अपने धर्म महिलाओं के बारे को में बता दिए सुनिए, कि 2 प्रकार जिन के महिलाओं शिया होते जिन हैं, महिलाओं का 4 वीडियो प्रकार के आप सुन्नी दिखा होते रहे हैं। हैं, अभी आप ही तो बोले, वो अभी अमेरिका आपने ही में बोला ना, शुरुआत अमेरिकन आपने इसी के तरीके से करके ईरान के अंदर अभी कोई आपने भी बुर्का शुरुआत की ना या कि निकाब 2 प्रकार के पहनना सुन्नी जो होते है, हैं। ये विषय नहीं है। 90 लाख लड़कियां मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, अभी आपने शुरुआती दौर में कहा कि 2 प्रकार के सुन्नी होते हैं, 4 प्रकार के शिया होते हैं। आपको असल मायने में अपने ही धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, आपको अपने ही धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, और आप मेरे सनातन के बारे में टीवी चैनल पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, कौन अछूत है कौन अछूत नहीं है। 4 लाख लड़कियां वहां पे ग्रेजुएट हैं, 90 लाख पीएचडी हैं साइंस से। और जिस तरह के बिना साइंस के वो मिसाइल नहीं बन गई है। आज दुनिया को, अमेरिका जैसे देश को लोहा का चना चबवाना पड़ा, बिना साइंस के नहीं हुआ है। वो साइंस में, मैथमेटिक्स में, ज्ञान लेकर जब ज्ञान में टीवी आगे चैनल हैं। की डिबेट्स में इसलिए शामिल होते हैं ना, तब बड़ा अटपटा सा लगता है इब्राहिम कि आप कैसे पैनलिस्टों को लेकर आते हैं जो अपने आप को एडवोकेट भी बताते हैं और आप अपने आप को बताते हैं कि वो इस मामले के विशेषज्ञ हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठ जाने भर से बात नहीं बनेगी, ये तथ्यों पर बात होनी चाहिए। इब्राहिम लिंकन ज्यादा जहाज अधूरा किसी ज्ञान नहीं अनुष्ठान चलेगा से नहीं साहब, डूबा है। यहाँ तथ्यों सुनिए पर ना। बात होनी चाहिए। यहाँ अरे पैनल में पता बैठा है, हर एक व्यक्ति पढ़ा इब्राहिम लिखा लिंकन समझदार जहाज है। किसी अनुष्ठान से नहीं डूबा है, अनुष्ठान से नहीं डूबा है अरे इब्राहिम नहीं लिंकन डूबा है जहाज, सर, विज्ञान से कौन डूबा। सा नहीं डूबा है। क्यों आप फाजिल अहमद जी वापस से उसी खबर पर आ गए? मैंने अभी अभी आपकी उस खबर का खंडन किया था, नहीं डूबा है। आप मुझे मेरे चैनल पर मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से एक लिंक भिजवा दीजिए, एक लिंक भिजवा दीजिए जिसमें ये खबर छपी हो। दुनिया का सुपर पावर कहने वाले को घुटने के नीचे ला दिया, सुपर पावर को मिट्टी में मिला दिया। यह है ईरान के विज्ञान की ताकत, ये ईरान के बच्चों की विज्ञान की ताकत है। की बातें करने से बात नहीं बनेगी, विषय पे बात कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये विज्ञान की ताकत है। विज्ञान के बोलिए, बारे में इमरान आप खोकर ना जी। कहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इमरान विज्ञान से खोकर जी आपका बोलिए। दूर दूर तक विक्रम भाई, हाँ, विक्रम भाई, फाजिल भाई, मैं विक्रम भाई की बात का जवाब दे दूं। एक गुजारिश है, आप थोड़ा सा खामोश हो जाए। मैं विक्रम भाई की बात का बहुत सीधे शब्दों में जवाब देता हूं। विक्रम भाई ने ये कहा कि ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन करते हैं तो तोड़फोड़ करते हैं, और मैं आपको एक ऐतिहासिक पल से बताता हूं कि 3 इस देश में आंदोलन हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा सरकारी संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे पहला गुर्जर आंदोलन, जिसके अंदर राजस्थान में पटरिया तक उखाड़ के साइड में फेंक दी गई थी। दूसरा आंदोलन था गुजरात का पटेल आंदोलन, जिसमें तकरीबन 40 से 50 लोग मरे और तकरीबन रिकॉर्डेड सरकारी आंकड़ा है 24 से 25 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां जलाकर खाक की गई। तीसरा आंदोलन हरियाणा का जाट आंदोलन, जिसमें तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जला के खाक कर दी गई। वहां कोई मुसलमान मौजूद था? इमरान पटरिया खोकर उखाड़ी जी। गई, मुसलमान कोई मौजूद चलो था? इमरान, समझ लीजिएगा इमरान जी, जिस तरीके से ये तो आपने 3 आंदोलन बताए, मैं वर्ष के अंदर कम से कम 300 आंदोलन आप जैसे लोगों द्वारा जो किए जा रहे हैं उनके बारे में बता देता नहीं हूं। नहीं, एक मिनट, अगर हिंदू एक मिनट इमरान खोकर जी, आप मुझे लगता है कि उस विषय को कहीं और ले जाकर के कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी की मौत पर प्रदर्शन, आपने जिन आंदोलनों का जिक्र किया वो अपने हक के लिए प्रदर्शन किए गए थे। अब वो सही तरीके से किए गए थे, गलत तरीके से किए गए थे, उसमें पूरी मामले में कोर्ट तक चीजें भी पहुंची थी।
अब आप मुझे ये बताइए कि उसमें तो ये तक कहा गया कि 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता है, तो वो तो आरक्षण के लिए था, किसी की मौत पर थोड़ी ना मातम हो रहा था। वो अलग प्रदर्शन थे, ये प्रदर्शन अलग थे, जिस पर उमर अब्दुल्ला को खुद आगे आकर के लोगों के साथ मीटिंगें करनी पड़ रही हैं, बैठकें करनी पड़ रही हैं, यह सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि उस जगह पर फिर से अशांति ना हो, जिसने सब कुछ खोकर के शांति के मार्ग में आना चुना है। ये कहा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। मीनाक्षी जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मेरा निवेदन ये है कि विषय चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन नुकसान तो मेरे देश का हुआ था ना, चाहे कितना भी हुआ हो। अब मैं चलिए छोड़िए इस बात को भी छोड़िए, हम और आगे चलते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जिस दुनिया को, इस्लामिक वर्ल्ड को, अरे विक्रम भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जिस इस्लामिक वर्ल्ड को अमेरिका की CIA ने कई विभागों में बांटने का काम किया, शहीद इमाम आयतुल्लाह खुमैनी साहब की शहादत ने उस इस्लामिक वर्ल्ड को आज हक और नाहक की बुनियाद पे लाके खड़ा कर दिया है। एक वो है जो जालिम है अमेरिका और इजराइल, और मजलूम वो अरब वर्ल्ड है जिसके यहाँ पर उन्होंने अपने बेस बना रखे। अब मैं बार बार इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कीजिए। 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का रेमिटेंस गल्फ कंट्री से जो लोग हमारे वहां काम कर रहे हैं, सभी सब धर्म समुदाय के भारतीय लोग वहां से भेजते हैं। मुझे उसकी परेशानी है। अगर वॉर 1 महीना भी चलता है तो 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत का होगा। आज हमारे ऑयल प्राइसेस के लेकर जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से जहाज गुजरने की जो परेशानी चल रही है, आज ही हमारे 60 रुपए LPG सिलेंडर के अंदर बढ़ गए। कुल मिला के इस बात को समझा, हमारा चाबहार पोर्ट जहां पर हमारे 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे यूएस ने बॉम्ब किया। अब क्या हो रहा है कि ये सारा नुकसान मेरे देश का नुकसान है। अब हमारे देश का नुकसान इसमें ईरान का हमारे बीच में होना काफी जरूरी है, क्योंकि चाबहार वो इलाका था जो सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम बात करें फैक्ट के ऊपर, अगर हमारा रेमिटेंस फैक्ट के ऊपर बात होनी चाहिए। चाबहार के अंदर उसमें उस प्रोजेक्ट को डिले कराया गया, उस रेलवे प्रोजेक्ट जो था उसको डिले कराया गया, उसमें भारत की भागीदारी को कम किया गया। आप पूरी बात करिए ना विक्रम भाई। रेलवे प्रोजेक्ट अलग है और मैं चाबहार पोर्ट की बात करता हूँ। चाबहार पोर्ट से जो रेलवे परियोजना बनाई गई, सुनिए आप सुनिए, केवल चाबहार से बात नहीं बनेगी, चाबहार के बाद जो रेलवे परियोजना बनाई गई। विक्रम भाई विदिन 10 सेकंड आपकी बात खत्म कर रहा हूँ। अरे विक्रम भाई बात तो सुन लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बहुत शांति से सबको सुनता हूँ धैर्य से। मेरा निवेदन सभी से यह है, चूंकि हम गांधी बुद्ध के और महावीर स्वामी के देश से रहे, इस दुनिया को हमने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे देश की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि चाहे गलत हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको गलत कहा जाए, उस गलत के साथ खड़ा ना हुआ जाए, जालिम का साथ ना दिया जाए। कल अगर ईरान कोई गलती करे तो हम उसके भी साथ खड़े नहीं रहेंगे। अगर कल सऊदी कोई गलती करे हम उसके साथ भी खड़े नहीं रहेंगे। अमेरिका करे, इजराइल करे, या कनाडा करे, इंग्लैंड करे, दुनिया का कोई भी देश अगर वहां पर जुल्म करता हो, हम हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहेंगे, उसका धर्म नहीं देखेंगे। ये हमारा देश की संस्कृति कहती है और हमें वो समझना चाहिए। क्या 160 साहब एक बात बताइए मुझे, 160 बच्चियों की स्कूल पर बम गिरा देना, ये क्या इंसानियत के तौर पे जायज है? अगर आप इसको जायज मानते हैं तो फिर मान लीजिए। नहीं खोकर साहब, मैं बस इतना सा जानना चाहता हूं, बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत लंबी चौड़ी सी बात आपने कह दी टीवी चैनल के माध्यम से। जिस तरीके से इजराइल के त्योहार के समय पर वहां पर गाजा के जो हूती और ये जो आतंकी संगठन थे, उन्होंने, हमास के जो लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से वहां के लोगों को बंधक बनाकर मारा, वो कितना सही था? क्या आप उस जो नरसंहार किया गया उसके समर्थन में है? देखिए, मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं। मैं कल भी मीनाक्षी जी के डिबेट पे बैठा था और मैंने उनसे यही बात कही थी कि अक्टूबर 2023 में हमास के द्वारा किया गया कृत्य को हम आतंकी कृत्य मानते हैं, तो इजराइल और यूएस ने जो ईरान के ऊपर बेवजह की बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी, उसको भी हम आतंकी कृत्य क्यों ना माने? कारण तो अच्छा ठीक है, इमरान खोकर जी, विक्रम जी रुकिए जरा। ये जो आप लोग बार बार एक ही डिबेट में बैठ करके ये 160-65 बच्चियों की बात करते हैं, उसका दर्द हर व्यक्ति को है। जो वहां पर कब्रें खुदी हैं, जो एक लाइन से खुदी है, उसका दर्द हर व्यक्ति को है। लेकिन वो तो तस्वीरें सामने आ गई, जो तस्वीरें अभी ये जनवरी और फरवरी के बीच में वहां पर प्रदर्शन चल रहे थे, उन महिलाओं के सामने नहीं आई। उनका दर्द किससे है? उनके लिए ये मातम किसने किया? ये जरा देखिए तस्वीरें। मौलाना असलम रिजवी जी, इन्हीं तस्वीरों की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर ये महिलाएं क्यों जश्न मना रही हैं, क्योंकि जनवरी से फरवरी के बीच में इन्हीं महिलाओं के साथ जब अभद्रता की गई है, इनके भ्रूण खींच लिए गए हैं,
इनके रेप किए गए हैं, 8,000 से 9,000 लोगों को सीधे तौर पर फांसी दे दी गई है, तो वो भी तो ईरान में ही हुआ था। अब ये तमाम जो मुस्लिम और भी देश है, ये ईरान के समर्थन में ये इसीलिए खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बार बार वही वाली बात शुरू हो जाती है कि सऊदी अरब अपनी वो पुरानी वाली लड़ाई खींच रहा है ईरान के साथ, इसलिए ये शिया और सुन्नी वर्सेस हो जाता है और ये एक साथ आते नहीं है। असलम जी, ये जो आपने वीडियो दिखाया है, जो आप दिखा रही हैं, कभी टाइम मिलेगा तो इसको आप गिन लीजिएगा। इसमें मुश्किल से 200 से 300 महिला आपको मिलेंगी। और ये वो महिला जो इसके प्रोटेस्ट के बाद जो तेहरान में, सिर्फ तेहरान की मैं बात कर रहा हूँ, 3 लाख महिलाएं जमा हुई थी और इनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ये तो और सिर्फ ये एक कहा था वीडियो कि है। ये सिर्फ मेरी एक वीडियो बात है, तो सुन इसमें लीजिए। महिलाएं 200 हैं, 2,000 हैं, 2.5 लाख हैं, ये आप नहीं बता सकते। ये सिर्फ एक वीडियो है। अब आगे आइए। लेकर ये ईरान ने भी कहा है और दुनिया जानती है, ये मोसाद की एजेंट है, पैसा लेके। अगर आप कोई भी चाहे, आप खुलेआम ईरान में घूम रहे हैं। और ये ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं है बताइए? अरे ये आपके खुलेआम इंडिया में घूम नहीं रहे है? हैं। पूरी दुनिया, जी हाँ, खुलेआम पैसा लेकर। हाँ। यही तो बात है ना। देखिए, लोग कहते हैं मान लो गोली चला देते हैं, मार देते हैं। हाँ। ये खुलेआम जो है बगैर हिजाब के घूम रही है, इसीलिए ईरान का इनको पूरी नुकसान हुआ। आजादी है। ये जो है, ये इस बात की दलील है कि ईरान में महिलाओं को आजादी है सब कुछ कहने के लिए। ये 400 से ज्यादा महिलाएं नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन 30 लाख महिलाएं तेहरान में आयतुल्ला खामनाई की हिमायत में और वहां की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी हिमायत में निकली है। वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी साजिश है वेस्टर्न कंट्रीज की कि ईरान को इस तरीके से कमजोर किया जाए। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ऐसा है? मैं तो सिर्फ इनसे ये सुन रहा हूँ काफी देर से। मैंने सोचा मैं कि बहुत समझदार होंगे। मैं ये पूछना नहीं, चाहता ईरानी हूँ मामलों कि के आप, जानकार भी हैं, लंबे वक्त तक रहे भी हैं, ऐसा भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। इनसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि अयातुल्ला खुमैनी साहब ने महिलाओं के लिए 9 साल की उम्र कर दी थी शादी के लिए, और संसद से बिल पास हुआ था और उसका विरोध हुआ था वहां पर। क्या ये जायज था? कहाँ देखा है? क्या इस्लाम ये इसकी कहाँ इजाजत देखा देता है? क्या ये आज के या परिप्रेक्ष्य में ये 9 कोशिश साल है? वाली क्या बात इसको कहाँ सपोर्ट देखी करते है हो आपने? आप? सपोर्ट करते हो इसको आप? ये आपने कहाँ देखा है? मुझे भी दिखला दीजिए, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। आप अपडेट नहीं है क्या? आयतुल्ला इतना खामनाई ने हंगामा ये 9 साल की एज बताई है, ये भी एक साजिश है, एक प्रोपेगेंडा है। मुझे प्लीज आप जो है मेरा नंबर ले लीजिए मीनाक्षी जी से और मुझे भेज दीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ, अभी इस पे डिबेट हुई थी। खोखर साहब ने कहा था कि भाई अगर कोई रजस्वला से हो जाए तो उसके इस्लाम के हिसाब से वो शादी लायक हो जाती है। अभी कल परसों में 3-4 दिन कल ही पहले हुई डिबेट थी। हुई थी और आप कह रहे कहाँ हुआ? आपको कुछ पता ही नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो फिर क्यों डिबेट में बैठते हो? या तो अपडेट होकर बैठिए। ये इनकी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था कि 9 साल की लड़की की शादी की उम्र कर दी थी। इस 9 साल वाली बात आपने देखी है? खुद देख कर आप आए हैं कहीं किसी जगह पर, या सुना है आपने? ये साहब, मैंने इस पर बहुत आप मेरे सवाल का ज्यादा जवाब दीजिए रावत भाई। हो सकता है बहुत फाजिल मोहब्बत अहमद साहब मेरे प्यार साथ से डिबेट बात में करेंगे। रहे हो उस समय तो आप रावत डिबेट भाई, में- बहुत मोहब्बत क्या? प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ। ये सुनी सुनाई बात आपकी है या आपने खुद किसी जगह देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा, ये बता दीजिए आप। देखा है टीवी डिबेट के ऊपर आया, वहाँ हंगामा हुआ, ईरान के अंदर हंगामा हुआ, वहाँ के अखबारों में आया, न्यूज चैनल पे आया और बहुत सारा 1.5 से 2-3 महीने तक हंगामा चला है। आप कह रहे हैं कहाँ देखा है? प्रोपेगेंडा है ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है व्हाट यू आर गिविंग टू अस। आप वहाँ के अगर आपने कहीं देखा तो कहीं देखा होगा ना, या आप पर कोई फरिश्ता नाज़िल हुआ था? चलता है जो मीडिया के अंदर चलता है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो अखबारों में आता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो वर्ल्ड न्यूज बनती है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। नहीं, आपके मौलाना पास सही असलम इन्फॉर्मेशन है। मौलाना असलम जी, सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक ही चर्चा चाहते हैं तो मैं ये पूछ लेती हूँ कि शरिया कानून के हिसाब से महिलाओं की शादी कब की जा सकती है? शरिया कानून लागू था ईरान में, इस पर चर्चा कल हुई थी, इस पर कल चर्चा हुई थी और मैंने सुना नहीं। और उसके बाद मैं इमरान खोखर जी के साथ खड़ी भी रही। इमरान खोखर जी उस वक्त भी नहीं बोले कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा है। इस बात पर हमने पूरी चर्चा कल की भी थी। हाँ, एज लिमिट नहीं है शादी की, याद रखिएगा। शरिया कानून लागू था वहां पर, शरिया कानून लागू है, था भी नहीं है लंबे वक्त से। तो शरिया कानून के हिसाब से बच्चियों की शादी कब हो जानी चाहिए, इस्लाम के हिसाब से कब हो जानी चाहिए? मैं बताता हूँ। देखिए, ये सवाल जो है इमरान भाई से बेहतर मैं बताऊंगा। इस्लाम ये कहता है कि जब लड़की शादी करने के लायक हो जाए, जिस फिजिकली और मेंटली अगर लायक हो जाती है शादी के,
तो शादी आप कर दीजिए। हो सकता है कि वो 16 साल में हो जाए, हो सकता है वो 20 साल में, हो सकता है 22 साल में हो। कोई एज लिमिट इस्लाम ने नहीं दी है। और ये जो 9 साल वाली बात है, ये मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। हाँ। ये टोटली रॉन्ग है। हाँ। और आपके चैनल के जरिए से, इतना अच्छा चैनल है मीनाक्षी जी, मैं डिनाई कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये बात तो हमेशा होती है ना कि इस्लाम के हिसाब से बच्चियों की शादी तब हो सकती है जब वो यौवन को प्राप्त कर ले, जब वो रजस्सुला को प्राप्त कर ले। तो वो तो 8 साल में भी हो सकते हैं, 9 साल में भी हो सकते हैं, 12 साल में भी हो सकते हैं। ये सच है ना मौलाना असलम? होना चाहिए, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, होना चाहिए और हो सकती है में बहुत फर्क है। ठीक है, आप कह रही हो सकती है, कह रही हैं आप, ठीक है, और वो साहब कह रहे हैं कि होना चाहिए, दोनों में बहुत फर्क ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से वापस आते हैं और इमरान खोखर जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को पूरा भी करिएगा और जरा ये भी बताइएगा, ये जिस तरीके से युद्ध बढ़ रहा है अभी, क्योंकि ये लग नहीं रहा है कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो यहूदी वर्सेस ईरान हमने देखा आज, क्योंकि ये सोशल मीडिया पोस्ट से, खामनेई के सोशल मीडिया पोस्ट से एक पोस्ट किया गया, ICBM उन्होंने उसमें लगाई, उसके बाद उन्होंने लिखा कि यहूदियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये यहूदी वर्सेस शिया तो अब कहीं से रह नहीं गया है, क्योंकि ईरान के साथ कोई भी मुस्लिम देश आगे आकर के खड़ा नहीं हो रहा है, और उसकी वजह क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, अहमद मैं जी, थोड़ा सा कल मैं आपके पास आऊंगी, ये फाजिल जी से मेरा सवाल था। देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब दूंगा। एक तो रावत साहब ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम हमारे देश में बनाना पड़ा। इस हद तक हमारे देश में बच्चियों की शादियां होती थीं, और कौन समाज के लोग करते थे? उनके लिए सरकार को फाजिल आगे आना अहमद पड़ा। जी, और हर हमारे देश से में नीचे बाल है क्या विवाह आपका देश? अधिनियम बनाकर फाजिल उसको अहमद जी, बनाएंगे। हर देश से नीचे है आपका देश, जहां आपको इस बात का जिक्र करना पड़ेगा? हर देश से नीचे है आपका देश? आप जिस देश में रहते हैं वो हर देश से नीचे है क्या? हमारे देश को हाँ, इतनी कम उम्र की लड़कियों की शादियां होने लगी हमारे देश हर के अंदर, देश में हो रही थी हर प्राचीन समय से। कब से कि बाल कब विवाह से अधिनियम समाप्त बनाना कर दिया पड़ा। गया? दहेज निरोधक अधिनियम बनाना पड़ा। मैं आपको बताती हूँ, अस्पृश्यता निवारण असम अधिनियम में, बनाना पड़ा। असम में SC, पिछले, ST एक्ट बनाना सुनिए पड़ा। सुनिए सर, सुनिए फाजिल अहमद जी, आप ही जवाब दीजिएगा। असम में 2 साल 1.5 साल पहले एक नियम बनाया गया हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, जहां पर 14 साल की बच्चियों का विवाह होता था, और उसमें कौन लोग करते थे वो आप भी जानते हैं कि 14 साल में किसी भी बच्ची का विवाह नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो कानूनी तौर पर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। असम में तो अभी भी बना है, लेकिन क्या हर देश के बनाम आपको अपना देश रखना, उदाहरण देना सही लगता है हर बार? वो एक मुख्यमंत्री हैं, जो ये कानून देश का कानून है, पार्लियामेंट में पास कानून है कि वो हर लड़कियों कोई की जानता शादी है, किस असम में उम्र फिर भी हो रहा था। में होगी। तो यही तो पॉलीगैमी मैं से कह रहा लेकर के छोटी बच्चों की शादी तक उन्होंने अभी फिर भी बदला है उस चीज को। किसको रोकने के लिए बना? हाँ। बाल विवाह अधिनियम कौन कर रहा था? किसके लिए रुका बना ये कानून? दूसरा, अभी विक्रम जी ने कहा कि चाबहार में में बैठ गए। फाजिल जी को पता असल में है नहीं, पता सनातन नहीं धर्म ये में कहाँ अगर से बाल कहाँ विवाह ले आते हैं था चीजें। तो इसका भी पता होगा कि वो केवल विवाह था, गौना होता था। हमारे यहाँ की परंपराओं को समझना पड़ेगा, सनातन धर्म को समझना पड़ेगा। सनातन धर्म के विषय में आपको जानकारी है नहीं, आप सनातन धर्म के बारे में सा तक नहीं जानते हैं, आप सनातन धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। फाजिल अहमद जी, सनातन धर्म में अगर बाल विवाह होता था वो केवल विवाह होता था, दो परिवारों का संबंध बन गया, एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की की विवाह हो गया, मगर गौना उसी समय पर होता था, वो समय निर्धारित है जिस समय पर होना चाहिए। आपको असल मायने में सनातन के विषय में बोलने का बहुत शौक है, आप सनातन के बारे में जानते हैं नहीं। अगर हमारे धर्म बार शादी हुआ, आप बताइए ना कि आपका 2 बार शादी हुआ कि 1 बार शादी हुआ? तो सनातन धर्म के बाल विवाह अधिनियम क्यों बना? अगर सनातन धर्म में कहीं भी कोई भी छोटी सी भी कृति निकली तो उसका विरोध करने वाला भी सनातनी था। तो आपको जानकारी तो है नहीं, आपको पता नहीं गौना क्या होता है, आपको पता नहीं विवाह क्या होता है, आप तो बस लगे कहीं पढ़ लिया आपने, कहीं वो असल में होता क्या है। आप जैसे लोगों के साथ आप इधर उधर से कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं और आकर वो ज्ञान देने लगते हैं। आपको पहले अगर किसी विषय में जानकारी ना हो तो पहले अपने किसके लिए बना? फैक्ट्स को चेक कर लीजिए। मुसलमान के लिए बना कि सबके लिए बना? सनातन धर्म क्या है, सनातन आखिर धर्म शादियां की हो परंपरा रही क्या थी ना है? देश में। बाल विवाह केवल विवाह था, उसके बाद गौना तभी अच्छा, होता था दहेज निरोधक जब अधिनियम बच्चे की किसके लिए आयु बना? पूरी हो जाती थी, सही दहेज आयु में निरोधक उसका गौना होता था। फाजिल अहमद बस जी, वही- फाजिल अहमद जी, क्या ये यहाँ पर हो रही कुरीतियों के बारे में है? और जो कुरीतियां थी उन्हें समाप्त जब कर दिया गया है तो आप उसमें डिबेट में ला करके उन्हें क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं वक्त को? आपसे यहां अभी मैंने किससे पूछा? यहां मैंने अभी असलम जी से पूछा, उन्होंने सारी चीजें बता दी, मैं उस सवाल को छोड़ करके आगे बढ़ गई। मैं आपसे यहूदी वर्सेस शिया वर्सेस सुन्नी वर्सेस तक आ गई, आप वापस से वहीं आ गए। आप तो ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कुछ अच्छा नहीं है, छोड़ करके ईरान क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते आप? फिर
लेट होने किस का जिक्र बात किया। के लिए आपको इतना प्रेम है इस देश से, क्यों रहना है? 20-25 ईरान मना साल थोड़ी हो गए करेगा आपको अपने यहाँ रखने से। वहां तो वैसे भी 9.5 करोड़ की आबादी है मुस्लिमों की, आपको भी वो रख लेंगे। आपको जब इस देश में सिर्फ खामियां नजर आती है तो छोड़ करके शिफ्ट हो जाइए फिर। तो हमने कहा कि कानपुर से दिल्ली 25 साल हो गया सुनते सुनते कि 4 लेन। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थी तब से सुन रहे हैं। चार ट्रैक सर, बने मैं हैं, यहाँ कानपुर से आपको हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रही हूँ, जो अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना है। आपने जाना दिल्ली है, लेकिन बैठना प्रयागराज की ट्रेन में है। अब प्रयागराज में उतरेंगे या फिर वहां से चले जाएंगे, या आप भी नहीं जानते हैं। इमरान खोखर जी, आप मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा। आज क्योंकि खामनेई के एक्स पोस्ट से एक पोस्ट किया गया आईसीबीएम के साथ, और उसमें लिखा गया कि हम इजराइल में रिजीम चेंज करेंगे और यहूदियों ने जो किया है हम उससे सबक सिखाएंगे। तो यहूदियों को तो बहुत लंबे वक्त से डर था ईरान से, और ये 2024 में और ज्यादा पुख्ता इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त एक बात कही गई थी कि जिस दिन हमने परमाणु हथियार बना लिए उस दिन हम यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे। तो ये यहूदी वर्सेस शिया छोड़ करके कहीं शिया वर्सेस सुन्नी तो नहीं हो क्या? देखिए, ये पूरी लड़ाई, ये पूरा वॉर ना तो शिया वर्सेस सुन्नी है, ना यहूदी वर्सेस शिया है। ये लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, ये लड़ाई हक और नाहक के बीच की लड़ाई है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें एलोब्रेट करने की कोशिश करता हूँ बड़े ही शांत तरीके से, कि आप जरा शिया कम्युनिटी को देखिए। शिया कम्युनिटी किनको फॉलो करती है? शिया कम्युनिटी उस शख्सियत को फॉलो करती है कि जो मात्र 72 लोग थे और हजारों की संख्या में करबला में सामने यजीद की फौज थी, और ये मात्र 72 लोग थे, लेकिन इन्होंने हक का दामन नहीं छोड़ा, इन्होंने सच को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपना साहस नहीं खोया, और उनके साथ लड़ते 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 शहीद हो गए। आज तकरीबन 1350 साल बाद भी उनकी शहादत के किस्से, उनके नाम इस दुनिया में बाकी है। उनकी शहादत के किस्से किताबों में पढ़ाए जाते हैं, उनकी शहादत के किस्सों से लोगों को हिम्मत मिलती है। अब अमेरिका को ये लगा, अब मैं उसको आगे ले चलता हूं, अमेरिका को ये लगा कि हम अगर जाएंगे तो जिस तरीके से हमने सद्दाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया, वहां की पब्लिक अगेंस्ट की और सद्दाम को हटा दिया, हम जाएंगे लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी के पास, वहां पर जाएंगे तो हम वहां पर अटैक करेंगे, वहां की जनता फिर वहां से रिपीट होगी और फिर वहां पर रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन साहब, ये जितने भी नाम थे, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लेबनान, ये ज्यादातर जो रिजीम है वो पॉलिटिकल रिजीम थी। आपको ये समझना होगा कि ईरान पॉलिटिकल रिजीम नहीं है, ईरान एक तहरीक की रिजीम है, ईरान एक रिलीजियस रिजीम है। वहां के जो सुप्रीम लीडर है उसको वहां पर वो सब धर्मगुरु का उनको ओहदा मिला हुआ है, और वो लोग अपने मजहब को फॉलो करने वाले हैं। और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है जो कल बदल जाएगी, कि आज कांग्रेस में कल बीजेपी में चला जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।